Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel which is completely dedicated to competitive English. जैसा कि आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को शुरू किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि सिंटेक्स या सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर और वर्ब पर। वहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी कि कब प्लूरल लिखना है, कब सिंगुलर लिखना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन को शुरू करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल से, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, राइट। अब हम इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पिक करेंगे और देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखी है सही या गलत, राइट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अ थीफ। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए मैंने जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम क्वेश्चंस को देखेंगे एरर डिटेक्शन के पार्ट पर, फ्रेज रिप्लेसमेंट के पार्ट पर। अभी हमें चीज़ों को समझना है। तो मैंने कहा आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अ थीफ। सेंटेंस का मतलब क्या है कि दोनों में से एक चोर है, दोनों लड़कों में से एक। अब देखिए यहां नजर जाती है टू बॉयज पर, लेकिन अगर हम बात करें तो टू बॉयज से ज्यादा हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो क्या हुआ, आइदर। और आइदर चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन करता है इसीलिए क्या आ गया, इज, राइट। वहीं आते हैं हम सेकंड एग्जांपल पर। देखिए छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझते चलिएगा। मैंने बोला आइदर ऑफ देम, सॉरी, नाइदर ऑफ देम वाज हैप्पी विथ हिज शेयर। अब देखिए दिमाग में आता है कि उनमें से कोई खुश नहीं था या थे, क्या बोले। तो देखिए यहां भी बात आती है, बात सबकी हो रही है, लेकिन हमने उनमें से हर एक को एक एक करके जस्टिफाई किया। यानी यहां भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आ गया, वॉज। और जैसे ही वॉज आया हमने आगे देखिए प्रोनाउन भी सिंगुलर लिखी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नाइदर ऑफ। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब आइदर, नाइदर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड सब्जेक्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वन टू वन, और वन टू वन है तो इसीलिए वर्ब हमारी क्या हो गई, सिंगुलर, राइट। थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग वेल। अब देखिए टीचर्स में से एक अच्छा पढ़ा रहा है। जब एक पढ़ा रहा है तो यहां बात किसकी हो रही है, वन ऑफ, और वन ऑफ के लिए क्या आ गया, इज, राइट। इंपॉर्टेंट है फोर्थ एग्जाम्पल। ये बात हम प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से इस बात को समझ लेते हैं। ही इज वन ऑफ द टीचर्स, यहां तक अगर हम देखें तो सेंटेंस क्या कहता है, वो उन टीचर्स में से एक है। किन टीचर्स में से एक है, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहा है। तो हम जिसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, आगे वाला क्लॉज उन सभी की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट करता है, अपने एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट टीचर्स है, इसीलिए यहां क्या आ गया, आर। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अगला देखिएगा, ईच ऑफ अस हैज अ मैप टू विजिट दिस सिटी। फिर से सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, ईच ऑफ अस। यानी नोटिस करें डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए क्या आ गया, हैज। क्लियर। अगला देखेंगे, ईच तो आ रहा है लेकिन इससे पहले क्या आ गया, वी। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और जैसे सब्जेक्ट वी हुआ क्या आ गया, हैव। तो देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट हमने क्या चीज पिक की है। क्लियर। अगला देखिए, आर गाइड वॉज स्टार्स। हमारा गाइड कौन थे, तारे। अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं, गाइड की, और गाइड सिंगुलर है इसीलिए क्या आ गया, वॉज। लेकिन अगले एग्जाम्पल में गाइडिंग का काम कौन कर रहा है, स्टार्स। तो सब्जेक्ट कौन हुए, स्टार्स, और स्टार्स को जब सब्जेक्ट माना तो क्या आ गया, वाई। इस सेंटेंस में काम वही था लेकिन सब्जेक्ट क्या था, गाइड, राइट। और यहां सब्जेक्ट कौन हो गए, स्टार्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। नाइन्थ एग्जाम्पल देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। मैंगोज अच्छे हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वालिटी की। और मैंने आपको बताया था एक वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टिटिव, यानी क्वालिटी किसकी, मैंगोज की। तो सब्जेक्ट तो क्वालिटी हुआ, और क्वालिटी के लिए क्या आ गया, इज। पार्टिटिव या क्या कहते हैं इसको, एडजंक्ट। मैं क्लियर कर चुका हूं जब हमने सेंटेंस एनालिसिस किया था, राइट। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द शॉप विच सेल्स डिलीशियस मफिन्स। ध्यान दीजिए, द शॉप
विच इसका रिलेटिव प्रोनाउन, शॉप क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये सिंगुलर हो गया, ठीक है भैया। डिलीशियस मफिन्स एंड बिल्डिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट नीड रेनोवेशन। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं, बस ध्यान देना है। द शॉप विच सेल्स डिलीशियस मफिन्स, अब देखिए शॉप की विशेषता बता दी, जो अच्छी यानी स्वादिष्ट मफिन्स बेचती है, राइट। एंड बिल्डिंग, अब देखिए एंड आ रहा है तो आगे अगले वाला नाउन अलग हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो आप देखिए शॉप से पहले क्या आ रहा है, द, यानी अगर नाउन आ रहा है तो आर्टिकल तो होगा, सिंगुलर नाउन है तो कोई तो आर्टिकल होगा। यहां भी क्या आ रहा है, बिल्डिंग, लेकिन क्या कोई आर्टिकल आ रहा है? क्या बिल्डिंग से पहले कोई आर्टिकल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब बिल्डिंग और शॉप एक ही है, और एक ही है दोस्तों, तो आपको समझ में आता है ये सिंगुलर, और सिंगुलर है तो यहां क्या हो जाएगा, नीड्स। क्लियर? हाँ, अगर आप वहां द लिख दोगे तब ये भी सही रहेगा। तो अब अगर हम देखें एग्जाम में हम क्या मार्क करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग आगे गलती है, लेफ्ट टू राइट, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन करना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स थे छोटे से जो मुझे आपको बताने थे, जिसके माध्यम से हमने ये देखने की कोशिश की कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड या क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे, राइट। आगे बढ़ता हूँ, मैं रेस करता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस ये सारे मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको ये बता रहा था, मेरे जहन में आए तो मैंने कहा उन एग्जाम्पल्स को एक बार और देखा जाएगा, राइट। चलिए, तो मैं सीधे 2-3 एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखता हूं और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनके सही आंसर दें, या जो आंसर आपको समझ में आता है आप समझाएं मुझे, राइट। मैं लिखता हूं पहला सेंटेंस, 50 डिग्री सेल्सियस, राइट, is a bleak hour, a high temperature for us, right। सेकेंड देखिए, 40 rupees is a bleak hour, too much for this pen, right। नेक्स्ट देखते हैं, 6 kilometers is a bleak hour, a long distance to walk। ठीक, 3 छोटे से एग्जाम्पल दिए। अब जरा ध्यान देंगे इन एग्जाम्पल्स में। ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही फिनोमेना हमें समझना है। मैंने कहा 60 डिग्री सेल्सियस, शॉर्ट में लिख दिया है, मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 60 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए 60 डिग्री सेल्सियस एक प्लूरल नाउन है, हाँ या ना, लेकिन ये प्लूरल नाउन एक सिंगल यूनिट को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी ये पूरा सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है क्या, प्लूरल नाउन, लेकिन रिप्रेजेंट क्या दे रहा है, एक इकाई को, यानी सिंगल यूनिट। और सिंगल यूनिट बताएंगे तो वो सिंगुलर। वैसे ही 50 रुपीज प्लूरल नाउन, लेकिन एक यूनिट है तो इज। 6 किलोमीटर्स प्लूरल नाउन, लेकिन एक यूनिट, तो फिर से क्या हुआ, इज। तो अगर प्लूरल नाउन एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वहां पर भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, सीधी बात, राइट। मैं इरेज करता हूं इसको और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एडजेक्टिव को, यानी कुछ एडजेक्टिव को हम प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको याद होगा, द पुअर आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री दीज डेज, राइट। अब वैसे पुअर एक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही हमने इससे पहले क्या लिखा, द, तो ये द प्लस एडजेक्टिव हमारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगा और कैसा नाउन हो गया, प्लूरल। और जैसे ही नाउन प्लूरल हुआ क्या बन गया, आर। तो एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लिखते हैं, स्पेशली जब वो ह्यूमन बीइंग्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, राइट, तो वो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल, क्योंकि वो पीपल को रिप्रेजेंट करने लगता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, राइट। एक क्वेश्चन और आता है जहन में, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने शब्द सुना होगा मैनी। मैनी का हिंदी मतलब क्या होता है, कई।
कई मतलब एक से ज्यादा मैंने बोला, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट। क्या मतलब है इसका? कई विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब कई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ, और प्लूरल हुआ तो आगे क्या आ गया? आर, यानी प्लूरल वर्ब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू करा रहा हूं, शायद मैं आर्टिकल में आपको बता चुका हूं या हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। देखिए क्या है, जरा देखिएगा। मैंने लिखा द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, राइट। दूसरा, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। इन दोनों एग्जाम्पल में आपके अनुसार सही कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये चीजें दी गई हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। आप किसको चुने? तो पहला एग्जाम्पल, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब काउ क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या केवल एक ही गाय डोमेस्टिक है या पूरी कम्युनिटी? तो कहने का मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां जो काउ वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्युनिटी को। और जब एक कॉमन नाउन किसको रिप्रेजेंट? कम्युनिटी को, तो उससे पहले क्या आ गया? द, राइट, आर्टिकल का पॉइंट। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। मैंने कहा अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या ये गलत है? अब देखिए जनरल सेंस में देखें तो काउ सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए इंडेफिनिट बनाने के लिए लिख दिया। लेकिन ग्रामरियंस बोले इन दोनों में डिफर क्या रहा, डिफरेंस क्या रहा, कैसे डिफर करें? तो अगर आप कभी भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो आप वहां पाएंगे कि ए और एन का एक मतलब इंग्लिश में क्या भी होता है? जी हाँ दोस्तों, ईच या एवरी। ईच या एवरी, तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि अगर एक सिंगुलर नाउन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो चाहे उससे पहले द लिख दो चाहे अ लिख दो, सही है। अब आप देखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? ईच काउ या एवरी काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? ए यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईच या एवरी का सेंस। क्लियर? अब वापस आते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए बोलने का तरीका है, ऐसा कुछ ये नहीं कि एक्सेप्शन है, राइट। हम क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें एक साथ उठा ली, फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कई एक फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, तो मैंने कई को तो चुना, तो उसके लिए मैनी। लेकिन मैनी में से अब मैं क्या कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैनी के साथ हम क्या भी लिख सकते हैं? ए या एन। और जब मैनी के साथ ए और एन आया तो ये ए और एन क्या काम करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी कारण से आगे जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर नाउन। और जैसे ही सिंगुलर नाउन आया तो आपकी वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर। लॉजिकल बात, क्लियर? मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, कई एक फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, तो मैनी अ फ्लावर। देखिए फ्लावर्स नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके होगा, राइट। तो यहां से एस हटाना है, मैनी अ फ्लावर। अब चूंकि नाउन सिंगुलर तो वर्ब ब्लूम्स एंड फेड्स अवे, राइट। इस बात को विशेषकर ध्यान दीजिए कि हमने इस सेंटेंस में सारे लिए यहां भी सारे, लेकिन सब में से एक एक करके क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसकी मदद से किया गया है? यहां पर ए या एन। और ए और एन से डिस्ट्रीब्यूशन किया तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर। मैनी अ पेन इज रेड, कई एक पेन रेड है। तो कहने का मतलब बोलने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूं, इरेज करता हूं। क्लियर? तो देखिए चीजों को समझते चलेंगे, यू विल फाइंड स्मॉल थिंग्स आते हैं, राइट। अगर आपको याद हो हमने कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा क्या डिस्कस ही किया था नाउन में। मेरा क्वेश्चन वापस से वही है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, तो बता चुका हूं आपको कि देखिए कलेक्टिव नाउन भी दो तरह के हैं।
अगर हम अभी डिफरेंशिएट करें, एक तो ह्यूमन बीइंग से मिलकर बन रहा है और एक थिंग्स या एनिमल से मिलकर बन रहा है। जैसे थिंग्स और एनिमल्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखें हम लोग, जनरली थिंग्स के बारे में रखें तो मैंने रखा बोला यहाँ पर बैगेज, राइट, लगेज, राइट, मशीनरी, राइट, फर्नीचर, राइट, इक्विपमेंट, राइट, स्टेशनरी, फ्रूट, है ना, देयर कैन बी मैनी। अब ये है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब मैंने आपसे पूछा अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? तो ध्यान देने वाली बात, चीजों को हम एक ही यूनिट में काउंट करेंगे, चीजों को हम एक ही यूनिट में काउंट करेंगे तो सब ये एक यूनिट हो गए। और जैसे ये एक यूनिट हुए यानी फिर ये अगर सब्जेक्ट हैं तो एक यूनिट होने के बाद ये सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सीधी बात, जानते हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अनकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी एप्लीकेबल होता है यहाँ, और चीज़ों से मिलकर बनता है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब ह्यूमन बीइंग से मिलकर आपका कोई कलेक्टिव नाउन बने, तो वो भी मैं आपको नाउन में बता चुका हूं कि रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन बीइंग से मिलकर बना हुआ कलेक्टिव नाउन पूरे एक यूनिट यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर है, लेकिन अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लूरल है। चाहे तो मैं एग्जांपल लिख सकता हूं इसका, जैसे दिस सेट ऑफ फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने सेट लिख दिया, देखिए रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं सही लिखने के लिए, है ना। मैं बोलने को ये बोल सकता हूँ दिस फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली, है ना, सही है, बस हमने क्या कर दिया, सेट को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह की चीज़ों पर। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन बीइंग से मिलकर बने, अगर एक यूनिट को रिप्रेजेंट, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर, और अगर मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लूरल। चाहे तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला अभी अभी IPL का सीजन गया है, राइट, जैसे the team is oblique R at the top of this competition, right? समझने वाली बात सीधी सी छोटी सी। अब किसी कंपटीशन को टॉप कोई खिलाड़ी करेगा यहाँ या कोई टीम, पूरी टीम करेगी, राइट। कोई टूर्नामेंट चल रहा है तो पूरी टीम ने टॉप किया यानी पूरी एक यूनिट हो गई, और एक यूनिट हो गई तो हमने भी ये क्या सेलेक्ट कर लिया, इज। अब ध्यान दीजिएगा मैंने बोला द टीम हैज oblique have different opinions in this matter। किसी मुद्दे पर टीम के अलग अलग मत हैं, और अलग अलग मत टीम के होंगे या मेंबर्स के हैं, तो क्या हो गया है, राइट। तो आई थिंक ये बात बहुत लॉजिकल है कि कहने का मतलब एक कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन बीइंग से मिलकर बनता है, अगर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर, मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो प्लूरल हो जाएगा। मैं जूरी का एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ, कमेटी का दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैं वर्ड्स लिख देता हूँ फटाफट से, जिससे बस आप याद रखिएगा। टीम हो गया, जूरी हो गया, है ना, कमेटी, बोर्ड, स्टाफ, राइट, क्राउड, राइट, मॉब क्या होता है, एग्रेसिव भीड़ को बोलते हैं, पार्लियामेंट, राइट, है ना, पार्लियामेंट हो गया आपका, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली, मेजॉरिटी, है ना, IBPS का फुल फॉर्म होता है ना पर्सनल।
तो कहने का मतलब ये सारे कलेक्टिव नाउन ह्यूमन बीइंग से मिलकर बन रहे हैं। एक ग्रुप है, आर्मी हो गया, आर्मी को ले सकते हैं आप, है ना, जनरली ग्रुप को, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, ये किस पर डिपेंड करेगा, इनके सेंटेंस पर, यानी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। डिपेंड किस पर करेगा, सेंटेंस पर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल होंगे, ये कलेक्टिव नाउन, राइट। तो बस इस तरह से देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एरेज करता हूं मैं, समझाने वाली बात है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में इसीलिए लेता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है समझाना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ये बताना कि हम लोग इन चीज़ों को बड़े क्वेश्चंस में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में रहता होगा बहुत छोटे एग्जाम्पल्स क्यों। देखिए छोटे एग्जाम्पल समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर एलैबोरेटली हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जब तक सीखने के लिए चीज़ें नहीं दी जाएंगी हम पहले से ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमें सीखना है, सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्या, जैसे मैं 4 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा अ क्वार्टर ऑफ हिज प्रॉपर्टी has been sold, right? दूसरा, a quarter of them are here with me. Next, 2/3 of the site was lovely. Next, 2/3 of the books are old ones, right? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आ ही गया होगा, सर ये 2/3 क्यों, 2/3 क्यों नहीं। तो देखिए मैं आपको इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहली बात, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है। 2/3 को क्या बोलते हैं, 2/3। 2/3 को क्या कहते हैं, 2/3। लेकिन जब आप इसे किसी चीज का भाग बता रहे हो तो वहां ध्यान दीजिए 2/3 पार्ट्स इस तरह लिखते हैं। अब ये पार्ट्स वर्ड का जो पॉइंट है वो इसी में छिप जाता है। इसीलिए जब भी 1/3, 1/4, 1/5 सिंगुलर रहेंगे क्योंकि वो एक ही भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 आया, 3 आया तो वो पार्ट्स हो जाते हैं, और इसीलिए पार्ट्स ना लिखते हुए इसका एस इसमें लिख दिया, क्या हो गया, 2/3। वैसे ही हम 3/4 तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब रिप्रेजेंट कराएंगे उसको ग्रामेटिकली तो क्या कहेंगे, 3/4, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। पहली बात, सब्जेक्ट चुनना है, आंसर करना है। ध्यान दीजिए, अ क्वार्टर ऑफ हिज प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड। बेचा क्या गया, प्रॉपर्टी का 1/4 भाग। तो जिसमें से चुना गया वो क्या है, प्रॉपर्टी, अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या हो गया, हैज। बस कुछ नहीं करना। क्वार्टर किसमें से चुना, दैम। दैम क्या है, प्लूरल, तो जिसका भाग है उसके अनुसार हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। क्या आ गया, आर। वैसे ही 2/3 किसका, साइट यानी दृश्य, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या हो गया, वॉज। 2/3 किसका, बुक्स का, प्लूरल हो गई, और प्लूरल है तो क्या आ गया, आर। यानी कहने का मतलब, जब भी हमें सेंटेंस में इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, राइट, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी जो इसके साथ आ रहा है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, राइट। यानी जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी वर्ब होगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जिसके बारे में बता रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर देखिए छोटी सी बात है, सब्जेक्ट पहचानना है, कुछ नहीं करना, और सब्जेक्ट पहचान लोगे यू विल गेट टू नो। मैं रेस करता हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा।
देखिए चीज़ों को सीखते जाओगे, नोट करते जाओगे, बेनिफिशियल रहेगा। और बेनिफिशियल इसीलिए भी क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करोगे तो वहाँ ये सब बताई जाएंगी, राइट। बट माई इंटेंशन इज जस्ट टू स्प्रेड नॉलेज और सिखाने की कोशिश, राइट। तो मैं पूरी तरह आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल सीखिए इंग्लिश। माई इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं देयर माने क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने बोला मिस्टर दास लिव्स देयर विद हिज फैमिली, राइट। मिस्टर दास रहते हैं, रहना वर्ब, वहां रहते हैं, वर्ब को क्वालिफाई किया तो क्या हो गया? एडवर्ब, राइट। अब मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, मैंने ध्यान दीजिएगा यहां देयर क्या काम कर रहा है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। मैंने बोला इस कमरे में 4 पंखे हैं। क्या कहा? इस कमरे में 4 पंखे हैं, या मैंने कहा इस कमरे में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो आप सेंटेंस क्या बोलोगे? आपने सीधे ही बोला सर देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम। अब ध्यान दीजिए, समझने वाली बात, क्या मैंने वहां बोला? नहीं ना, मैंने तो सीधे क्या बोला? इस कमरे में 4 पंखे हैं, और 4 पंखे हैं, तो आपने यहां देयर क्यों बोला? तो बस सीधी बात है, हम यहां सेंटेंस देखें तो क्या पंखे कुछ काम कर रहे हैं, या हम केवल उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इस कमरे में इतने पंखे हैं? Are you getting what I am saying? मैंने कहा कि हम इस कमरे में ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कितने पंखे हैं? 4 पंखे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई नाउन हमें कहीं पर इंट्रोड्यूस करनी है, किसी जगह पर बतानी है, तो उस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? देयर। और इस देयर को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। यानी ये देयर क्या काम करता है? इंट्रोडक्शन देने का। अब चाहे चीज सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इंट्रोडक्शन देगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इंट्रोडक्शन अब यहां इंट्रोडक्शन किसका दे रहा है? 4 फैंस का, तो 4 फैंस प्लूरल है, इसीलिए क्या आ गया? आर आ गई, प्लूरल हो। मैंने कहा रोड पर एक कार है, तो क्या होगा? देयर इज अ कार ऑन द रोड, राइट। अब यहां देयर ने किसको इंट्रोड्यूस किया? कार को। कार क्या है? सिंगुलर, क्या आ गया? इज। तो देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। हाँ, जिसको ये इंट्रोड्यूस करेगा वो उसके अकॉर्डिंग आ रही है। क्लियर? जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या कहेंगे? देयर आर 7 days इन अ वीक। इसी तरह हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में, किसका? हियर। जैसे मैंने बोला हियर इज मिस्टर प्रसाद, राइट। Here are my toys। तो आप नोटिस करें ये केवल और केवल क्या काम कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन देने का। तो जिस भी चीज का इंट्रोडक्शन देंगे वो अब उसके अकॉर्डिंग आएगी। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, हियर, देयर। एक शब्द होता है द फॉलोइंग, राइट। बोलते हैं ना द फॉलोइंग आर द केसेस, द फॉलोइंग इज अ मैटर, राइट। तो जैसा इंट्रोडक्टरी वर्ड होगा, जिसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिस नाउन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब प्लेस करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्लियर? इरेज करता हूं मैं, आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इनका यूज हम किसी चीज को कहीं पर बताने के लिए, काम के लिए नहीं करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली देयर के लिए इंट्रोडक्शन देगा, है ना। काम अगर हो रहा है तो फिर तो वो सब्जेक्ट हो ही जाएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, there is a student studying in the class, right। तो उसको करेक्ट करके हम क्या लिखेंगे? सीधे लिखो a student is studying in the class, या फिर there is a student who is studying in the class। क्लियर? तो किसी चीज को बस कहीं पर बताने के लिए हम इसका यूज इस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सम माने क्या होता है? कुछ सिंगुलर के लिए आता है या प्लूरल, या मैं कहूं काउंटेबल के लिए आता है या अनकाउंटेबल। तो देखिए, सम
सम ऑफ, all of, enough, most of, a lot of, lots of, ये सारे क्वांटिटेटिव वर्ड्स हैं जो कि किसी काउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। बस जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तब इनके साथ ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब ये काउंटेबल के साथ आएंगे तो जनरली वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, राइट। जब ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, ध्यान दीजिएगा, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मैंने कहा a lot of money, देखिए बात किसकी हो रही है, मनी, तो मनी के लिए क्या हो जाएगा, has been invested in this project। क्या लिखा है, a lot of money has been invested, मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो has हो गया। मैंने कहा a lot of students, क्या कहा, a lot of students, तो स्टूडेंट्स आ गया तो क्या लिख दिया, आर। तो अगर काउंटेबल नाउन है क्वांटिटेटिव तो प्लूरल होगा, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, सीधी बात, राइट। तो बस चीज़ों को ध्यान रखना है, इनफ मनी, इनफ स्टूडेंट्स, राइट, ऑल डेज, ऑल स्टूडेंट्स है ना, ऑल मनी, द होल समथिंग, तो क्वांटिटेटिव वर्ड्स हैं जो कि दोनों के लिए आ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, बस चीज़ों को समापन की ओर लेते हुए ध्यान से समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट, राइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए चीज़ों को समझना आसान है, अप्लाई करना मुश्किल है, इसीलिए समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था मोर नाउन का काम करता है, और जब ये नाउन का काम करा तो जैसा नाउन आया था रिप्रेजेंटेशन, वैसा इसके साथ वर्ब आया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोर देन वन soldier has been killed in a war। दूसरा, more books than one have been bought by me, राइट। तो ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात, मोर एक कंफ्यूजिंग शब्द है, लेकिन नाउन का काम कर रहा है। तो जैसा इसके साथ नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, वन सोल्जर, हैज, क्या आ रहा है, बुक्स, क्या हो गया, हैव, खत्म बात। स्ट्रक्चर चाहो तो इस तरह से ध्यान रखना, मोर प्लस देन प्लस वन प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब, राइट। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, तो नाउन क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब, खत्म बात। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा चीज़ों को समझने के लिए, राइट। इरेज करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समझेंगे। देखिए बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर याद हैं तो ध्यान रहेगी। मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन द क्लास, राइट। मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश मतलब क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, तो सब्जेक्ट आई है तो कंटिन्यूस में एम आ गया, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं, अभी हम सब्जेक्ट और वर्ब का पॉइंट देख रहे हैं। अच्छा आपको याद होगा, अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बाहुबली देखिए, बाहुबली में वो शपथ लेता है, शपथ ग्रैंड बोलता है ना, मैं अमरेंद्र बाहुबली शपथ लेता है या शपथ लेता हूँ। या कभी चीफ मिनिस्टर का
कोई भी आपने ओथ सेरेमनी देखा हो तो बोलते हैं ना मैं, जैसे आपने देखा होगा जनरली जो ओथ दिलाता है गवर्नर होते हैं वो सिर्फ मैं बोलते हैं, और बाकी की बारे में जो बात बोलनी है, पूरी स्पीच देनी है, ओथ लेनी है, वो वही व्यक्ति लेता है जो लेता है, बोलता है ना मैं फलाने फलाने व्यक्ति शपथ लेता हूँ या है। हूं क्यों बोला? क्योंकि मैं ही तो सब्जेक्ट था, आगे जो बात थी वो मेरे लिए, आपको याद होगा मैं बता चुका हूं, या तो वो क्या है, नाउन इन एपोजिशन या एट्रीब्यूट, राइट। एपोजिशन मतलब बता चुका हूं, प्लेसिंग नियर, पास में रखना। अब जिसके पास रखा गया है सब्जेक्ट तो वही, जैसे आई भृगु, राइट। अब भृगु किसके बारे में बता रहा है? आई। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, राइट। और भृगु क्या हो गया इसका? नाउन इन एपोजिशन। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहां क्या होगा? एम टीचिंग यू। पढ़ने में अजीब इसीलिए लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं है कि हम ये माने कि भृगु सब्जेक्ट है या क्या। या अब आप देखेंगे तो आई भृगु एम टीचिंग यू, सब्जेक्ट क्या है? आई। भृगु तो क्या हो गया? नाउन इन एपोजिशन, उसके बारे में बता रहा है, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एक और देखिए, जैसे यू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया या यू, तो ये इसका क्या हो गया? नाउन इन एपोजिशन, या क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के लिए हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री। चाहो तो कंप्लीट कर देता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री, राइट। तो सीधी बात है, नाउन इन एपोजिशन तो उस व्यक्ति के बारे में उसको एक एडिशनल नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट तो वही चीज है। तो अगर नाउन इन एपोजिशन आता है तो वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, राइट। तो मेन थिंग आपने देखा इतने सारे सेंटेंसेस में एक ही बात निकल कर आ रही है, क्या? कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, और सब्जेक्ट को आपको पता करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम्पल को सही से समझ पाएंगे। आई होप मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सी बातें सब बताई हूँ, समझाई हूँ। अब आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस में आप पहले ये पिक करेंगे सब्जेक्ट ये है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब ये है, राइट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और ग्रामर को सीखेंगे, रटेंगे नहीं, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।